आज हम डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बारे में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक है। तो बायो सेवर्ट एक साइंटिस्ट का नेम है जो कि इंस्पायर्ड हुए थे कूलॉम से। तो कूलॉम से इंस्पायर्ड होने के बाद इन्होंने भी एक लॉ बनाया। क्या कहता है ये लॉ, देखते जरा। माना कि एक कंडक्टर लेट, कंसीडर अ कंडक्टर x एंड y। हमने कंडक्टर मान लिया जो कि एक्स वाई है। ये कंडक्टर है x और y। फ्लोइंग करंट इज I। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। इस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट P माना जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उसको मान लिया मैंने R। कितना? R। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रही है, जैसे कि कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि जितने भी फॉर्मूले बने हैं, है ना, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बने हुए होते हैं। यानी कि कूलॉम्स का लॉ भी एक पॉइंट चार्ज के लिए बना हुआ है। तो बायो सेवर्ट लॉ उसी से इंस्पायर्ड है। तो एक पूरे वायर से के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले जो कंसीडर किया गया, एक छोटी सी लेंथ को कंसीडर किया गया। इस वायर में से मैंने एक छोटी सी लेंथ को कंसीडर कर लिया। तो मैंने एक छोटी सी लेंथ को यहां से मान लिया, है ना। वो लेंथ कितनी है? dl। अब ये इस पूरे वायर के कंपैरिजन में ये dl लेंथ एक स्मॉल लेंथ हो जाएगी, यानी कि पॉइंट की तरह काम करने लगेगी। अब ये वाला जो dl है, यहाँ पर इसमें करंट कितनी आई, तो ये कितना हो गया IDL। तो ये जो IDL है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? IDL। तो इस IDL का क्या नाम है, यहां लिख लेते हैं IDL। ये है करंट एलिमेंट। क्या है? करंट एलिमेंट। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सपोज अब हमने यहां पर एक एंगल मान लिया थीटा। ये एक एंगल मान लिया थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड dl। थीटा किसके बीच का एंगल है? देखो, ये है हमारी R और ये क्या है? dl। तो ये इनके बीच का एंगल बन रहा है। जैसे जैसे ये R चेंज होता जाएगा तो थीटा चेंज होता जाएगा। अभी थीटा इतना है, फिर R यहाँ हो जाएगा तो थीटा बदल जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो थीटा और बदल जाएगा। मतलब क्या है मेरा कि जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बदलती जाएगी, मान लो ये पॉइंट हमारा इधर खिसकता जाएगा, पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर P, ये वाला पॉइंट, फिर और ये बदल गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, कंटिन्यूअसली पॉइंट बदल रहा है। P डैश बोल दिया इसको, P डबल डैश, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो थीटा कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? वेरी। थीटा क्या कर रहा है? वेरी। तो यहाँ पर भी थीटा वेरी करेगा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस लॉ को आगे डिफाइन किया गया। तो बायो सेवर्ट का ये कहना था द मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज और देखनी है हमें यहाँ पर, ये जो करंट एलिमेंट है IDL, ये भी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही तो बनाएगा, क्योंकि पूरे वायर की वजह से नहीं निकाल रहा मैं। पूरे वायर की वजह से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे dl को काटना पड़ेगा। जैसे ये काटा IDL, 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 इन सारे IDL को मुझे काट करके फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से लेकर के यहां तक। तब मैं इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकाल सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस करंट एलिमेंट की वजह से बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके लिए मैं बोल देता हूं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज dB, है ना। D स्मॉल के लिए आता है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बना dB। तो dB is directly proportional to current element IDL। Again dB is inversely proportional to R square। और उसके बाद देखा गया कि dB is directly proportional to, ये थीटा पे भी तो डिपेंड कर रहा है। थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है? देखिएगा, जब ये IDL यानी कि dl और R के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों 90 डिग्री, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैक्सिमम बनता है। जैसे जैसे थीटा कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। और जब दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं
एक ही लाइन में आ जाते हैं, मतलब थीटा 0 हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाता है 0। यानी कि जब थीटा 90 था, कितना 90, तो डीबी कैसा मिला मैक्सिमम, और जब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री तो डीबी भी कितना मिला 0। इसका एक कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, आंसर है ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन का फंक्शन है ये, है ना, साइन 0 0 और साइन 90 मैक्सिमम। तो ये साइन के फंक्शन पे डिपेंड करने लगा, वो भी कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने लिखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। फिर हमने इन तीनों को कंबाइन कर लिया तो ये मिला dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो ये मिला dB इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ इन सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज हमको दिखाई दे रही है यहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल तो यहां लिख देते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं, जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, तो आपको दिख रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डीएल और आर के, डीएल एंड आर इनके बीच का एंगल है थीटा। दूसरा, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड we will use right hand palm rule। दाएं हाथ की हथेली के नियम को हम यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नोट करिए यहां तक। उसके बाद यहां देखिएगा, तो डायरेक्शन निकालनी मुझे मैग्नेटिक फील्ड की, तो राइट हैंड पाम रूल को मैं किस तरीके से यूज करूंगा। तो देखिएगा यहां पर ये जो हमारे पाम है हथेली, है ना, इसको आप आर की डायरेक्शन में रखिएगा। ये रहा मेरे पास आर की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन, और जिधर करंट फ्लो हो रही उधर रखेगा इस थंब को, उसको किधर रखेंगे, जिधर करंट फ्लो हो रही थंब को। तो मैंने इस तरीके से इसको रखा आर, और ये रहा करंट एलिमेंट आईडीएल। अब आप इस वाली हथेली को ऐसे कर देना है, घुमाना है ना, ये। तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, अंदर की तरफ। ऐसे देखिए करंट एलिमेंट ऊपर, ये आर है, और जब आप इसको घुमाएंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड। तो इनसाइड में दिखाने के लिए, इनसाइड में दिखाने के लिए हमने नोटेशन बना के रखे हैं। अगर ये वाला निशान है तो अब क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। अगर ये वाला निशान है तो क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कैसा मिला, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मिला ना। तो इसको नोट करिए। तो हमने रिलेशन देखा बायो-सेवर्ट लॉ का। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है एक रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो रिलेशन क्या आया हमारे पास, वो आया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये रिलेशन आया। ये किस किस के बीच में रिलेशन देता है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड B और करंट I, है ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ जनरली इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। जैसे कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ में क्या
था कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें रिलेशन को स्टेब्लिश करता है, जैसे गॉस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा है। तो सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड I पे डिपेंड करता है, अगर I है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो म्यू नॉट है ये क्या है, ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस चीज को हम लिख सकते हैं परमिटिविटी फॉर मीडियम के लिए, या हम जानते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए म्यू आर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मैं बायो सेवर्ट लॉ, ये तो एक फ्री स्पेस के लिए लिखा गया था क्योंकि यहाँ पर म्यू नॉट है, अगर मैं किसी मीडियम में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dp इज इक्वल टू म्यू m अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हमारे पास है dp इज इक्वल टू म्यू नॉट की वाली वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक रिलेशन बना, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो dp इज इक्वल टू जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी म्यू आर, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो इसको हम पुट करेंगे तो जो dp हमको मिलेगा वो क्या मिला, ये तो 1 हो गया, मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7। अब क्या करना है, मुझे इसकी यूनिट भी लिखनी है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट लिखो। देखो इसकी यूनिट कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला। एक ये क्या है, dl लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो एक लेंथ यानी कि मीटर, एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 मीटर बचा, इसको इधर लेके आइए तो क्या होगा टेस्ला मीटर, और क्या बचा यहाँ पर, थीटा कोई यूनिट नहीं है, ये क्या बचा, इलेक्ट्रिक करंट I, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको लिखेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, यहां तक डायरेक्शन किसके लिए, डायरेक्शन जो निकाल रहे थे राइट हैंड पाम रूल से निकाल रहे थे। अब हम लिखेंगे बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिलहाल आप इसको नोट करिएगा। अब हम देखेंगे कि बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, बायो राइट द बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क, 1 मार्क में पूछा जाएगा। तो हम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि जो था हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, आंसर है ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म। हम चाहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो dB इज इक्वल टू वेक्टर लगा दिया हमने, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से कोई मतलब नहीं है हमारा, I ऐसे रहा, मैंने लिखा dl क्रॉस r, दोनों वेक्टर, साइन थीटा हट गया, अपॉन मैंने r के ऊपर मल्टीप्लाई कराई है तो नीचे r की मल्टीप्लाई और करानी पड़ेगी, तो r स्क्वायर ऑलरेडी था, एक r और आ जाएगा तो कितनी पावर हो जाएगी, r की क्यूब। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ
बायो सेवर्ट लॉ। आपको पढ़ाया गया था A क्रॉस B का प्रोडक्ट। क्या पढ़ाया गया था? AB sin थीटा और n कैप जो कि डायरेक्शन देता है, जो डायरेक्शन हमने बताई थी अभी, या तो इनसाइड होगी, इनसाइड द सरफेस, या आउटसाइड द सरफेस, जो कि राइट हैंड पाम रूल से निकलेगी। तो देखिएगा जब आप इस वाले फॉर्मेट को ओपन करोगे, देखो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस वाले फॉर्मेट को ओपन करो। आई एज इट इज रहा, ये रहा A क्रॉस B, बन गया ना A क्रॉस B, तो ये रहा dl, ये रहा r B की जगह, dl r, उसके बाद क्या आ रहा है sin थीटा अपॉन r की क्यूब, तो r एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वही तो बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। पुराने वाली फॉर्म आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो 1 मार्क्स में आएगा, इसको लिखना है आपको, वेक्टर dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r की क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने ही बताया था कि ये बायो सेवर्ट जो एक साइंटिस्ट थे, ये इंस्पायर्ड थे किससे? कूलोम से। तो हम देखना चाहेंगे कि कूलोम्स लॉ में और बायो सेवर्ट के लॉ में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं। तो पहले हम सिमिलरिटीज पे डिस्कस करेंगे, सिमिलरिटीज ऑफ बायो सेवर्ट लॉ एंड कूलोम्स लॉ, फिर हम उसकी डिससिमिलरिटीज पे डिस्कस करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ बायो सेवर्ट लॉ एंड कूलोम्स लॉ। तो मैंने यहाँ पर पहले सिमिलरिटीज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमिलरिटीज क्या है कि जो दोनों ही लॉ है ना, वो एक लॉन्ग रेंजेस के लिए वैलिड है, दोनों ही लॉन्ग रेंजेस के लिए वैलिड है, बहुत दूर तक की रेंजेस के लिए की कैलकुलेशन, इनसे कैलकुलेशन की जा सकती है। तो पहला पॉइंट आया, बोथ वैलिड फॉर लॉन्ग रेंजेस, दोनों ही लॉन्ग रेंजेस के लिए वैलिड है। नंबर 2, बोथ फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना, दोनों ही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। थर्ड क्या है? बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब यहां देखेंगे डिससिमिलरिटीज। डिससिमिलरिटीज, पहली डिससिमिलरिटीज क्या है? कूलोम्स लॉ does not depends on angle थीटा, है ना। कूलोम्स लॉ की थीटा पे तो डिपेंड नहीं करता। क्या था कूलोम्स लॉ? F इज इक्वल टू K, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या इसमें कोई थीटा नाम की टर्म्स है? नहीं है ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन थीटा। बट बायो सेवर्ट लॉ डिपेंड्स ऑन थीटा। बायो सेवर्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। वो क्या है? जैसे अभी लिखा था हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dB इज इक्वल टू I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसमें थीटा आ रहा है, इसमें थीटा पे डिपेंड करता है, इसमें कोई थीटा बीटा नहीं है। एक डिससिमिलरिटीज। दूसरी डिससिमिलरिटीज क्या है? दूसरी डिससिमिलरिटीज हमको ये मिल रही है, जो कूलोम्स लॉ का बनाने का जो सोर्स था वो था चार्ज। कौन? चार्ज, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी। बट मैग्नेटिक फील्ड बनाने का जो सोर्स है वो है करंट एलिमेंट, जो कि हमारी कैसी क्वांटिटी है? करंट एलिमेंट। बताओ कौन सी क्वांटिटी होगी? ये कौन सी क्वांटिटी हमारे पास?
स्केलर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट एक डायरेक्शन है उसमें, है ना, एलिमेंट, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे द सोर्स ऑफ Coulomb's law is scalar quantity which is charge q, but the source of magnetic field, या ऐसे लिखो, सोर्स ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ इज करंट एलिमेंट आइडियल, जो क्या है, वेक्टर, है ना, आईडीएल। एक डिसिमिलिटीज हमको ये मिली, नोट करिए इसको भी। एक डिसिमिलिटीज और हमको दिखाई दे रही है, जो डायरेक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है ना। बट लिख लेते हैं इस बात को, द डायरेक्शन ऑफ कूलॉम फोर्स along the direction of displacement, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, माइनस क्यू, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन क्यों लगेगा, मान लो इसको या इसको माइनस क्यू प्लस क्यू जो भी मानना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा। तो जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, डिस्प्लेस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इधर ही लगेगा। बट जो डायरेक्शन ऑफ बायो-सेवर्ट की है, बायो-सेवर्ट लॉ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग ऑफ डीएल एंड आर। जो डीएल है, आईडीएल मतलब डीएल और आर के जो जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फोर्स की। बट मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ये लिखेंगे, बट मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, या नॉर्मल वर्ड लिख लो, नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग ऑफ डीएल एंड आर। जिस प्लेन में डीएल एंड आर होंगे उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों रिलेशन देखे, बायो-सेवर्ट लॉ और दूसरा कूलॉम्स लॉ के बारे में, है ना। तो हम जानते हैं जैसे कि वी नो डेट, अब हम लिख सकते हैं वी नो डेट बायो-सेवर्ट लॉ क्या पढ़ा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷, यहाँ से क्या मिला टेस्ला, यहाँ से क्या मीटर, यहाँ से क्या मिला एम्पियर इनवर्स। दूसरी बात, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा है। और इसमें हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या काम किया, यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से मैंने म्यू नॉट की वैल्यू निकाली, वो आई 4 पाई × 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यहां से मैंने वैल्यू निकाली एप्सिलॉन नॉट की, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट मेरे पास आई 1/4 पाई × 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मान लिया मैंने।
और मल्टीप्लाई करा दी, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4, तो मिला मुझे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 4 पाई कैंसिल आउट, इस 10 की पावर 7 को नीचे ले आओ, तो ये मिला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये भी नीचे आएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, ये माइनस की 7 नीचे आके प्लस हो जाएगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको। अगर मैं ये वाली बात लिख सकता हूं तो इन दोनों में एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया इन दोनों में, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, ये किसकी वैल्यू होती है c की स्पीड ऑफ लाइट की, और उसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ये मिला, ये इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, इनका अंडर रूट ले लीजिएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, किस किस में रिलेशन है, ये क्या है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनमें ये रिलेशन होता है, नोट करिए इसको। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग द बायो-सैवर्ट लॉ। तो यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular coil। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसको हम लिख सकते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो हमने माना एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका ये सेंटर है O, इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस कितनी है R। इसमें सपोज करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। वी हैव टू फाइंड आउट एट द सेंटर, वी हैव टू फाइंड आउट एट द सेंटर ऑफ एट मैग्नेटिक फील्ड। हम इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। हम जानते हैं वी नो दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट को कंसीडर कर लिया है ना, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I, एक छोटी सी लेंथ को काट ली, ये छोटी सी लेंथ मैंने यहाँ काट ली, क्या है वो dl, सारी dl, फिर एक छोटी सी लेंथ यहाँ काट लूंगा I, करंट कितनी है I और ये कितना है dl, एक छोटी सी लेंथ को यहाँ काटूंगा है ना dl। तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ पर कट करके और सबको फिर ऐड कर लूंगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये रहा dl और ये रहा r, ये रहा dl और ये रहा r। एंगल बिटवीन देम कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो जो dB बना वो कितना बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 अपॉन r स्क्वायर, sin 90 अपॉन r स्क्वायर। और sin 90 कितना होता है, वो होता है 1, sin 90 1। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, तो मुझे तो पूरे एक सर्कुलर, ये तो करंट एलिमेंट की वजह से बना है
this is magnetic field, this is only for current element, आइडियल। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये किसकी वजह से बना है? करंट एलिमेंट की वजह से बना है, स्मॉल एलिमेंट की, बट मुझे चाहिए फुल रिंग की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोइल कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। ये सारे जितने भी dB है इन सारे dB को क्या कर लूं? ऐड। तो जब मैं इन सारे dB को ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन dB की वैल्यू, ये है ना dB की वैल्यू 1/4 पाई IDL अपॉन r²। अब इसमें जो टर्म्स पूरे सर्किल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ आप क्लोज इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा पूरे सर्किल के लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस जो पूरी रिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो तो I ही है, ये तो कांस्टेंट रहेगी पूरे रिंग के लिए, तो I भी कांस्टेंट है। r², रेडियस नहीं बदल सकती, सबके लिए रेडियस है हमें, तो ये r² भी क्या है? एक कांस्टेंट है। सिर्फ वेरी कौन कर रहा है? आंसर है DL वेरी कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा DL मैंने यहाँ काटा, फिर DL यहाँ काटा, फिर DL यहाँ काटा, सारे DL को मुझे जोड़ना है। तो जो DL है तो ये जो इस सर्कुलर कोइल है इसका जो लेंथ होगी, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना हो जाएगा? आप सब जानते हैं DL इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r², और ये हो जाएगा 2 पाई r। अब क्या कैंसिल? एक r कैंसिल हो गया ना, एक r कैंसिल, तो क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बचा ऊपर इंटू 2 पाई बचा है अपॉन r। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा हमारे पास, यहाँ लिखता हूं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बचा ऊपर, ठीक है, नीचे एक बचा 2, नीचे और क्या बचा? r, म्यू नॉट I अपॉन 2r मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा यहाँ पर आप ये लिखें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का फॉर्मेट रखेंगे तब कितना आएगा? तो B इज इक्वल टू आप लिखना म्यू नॉट 2 की ऊपर 2 पाई के ऊपर मल्टीप्लाई और 2 पाई की नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 2 जा 4 पाई इंटू फिर 2 पाई के ऊपर मल्टीप्लाई करानी अपॉन r इंटू y। ये भी लिखा जा सकता है, बट ये जो इसलिए लिखा मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू नोन होती ना 10 की पावर -7। अगर नहीं भी लिखना चाहते तो इसको हटा दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया एट द सेंटर O, वो कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? r के। अब हमें इसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है, देखो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। कैसे? करंट एलिमेंट के पॉइंट हमारा r तो इधर है और ये करंट किधर है? देखो हथेली उधर रखते हैं, इधर हमारी रेडियस होती है, तो रेडियस जो है हमारे पास वो इधर है ना पॉइंट, और करंट इधर फ्लो हो रही है ऊपर, इस तरीके से आप इसको कर घुमाएं इसको तो बाहर की तरफ। अब करंट कैसे हो गई? करंट ऐसे हो गई, करंट किधर? नीचे। अब इसको ऐसे घुमाओ, अब करंट कैसे हो गई? आंसर है करंट ऐसे हो गई, और r हमारा ऐसे है तो बाहर की तरफ आता हुआ, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? बाहर की तरफ। ये रिप्रेजेंटेशन ना, कम आउट द सरफेस। क्या मतलब इसका? कम आउट द सरफेस से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैं दिखाऊं यहाँ पर, देखो यहाँ दिखाता हूं, ये अगर यहाँ पर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है तो इसका आप ऐसे रखें करंट को, और रेडियस ये है हमारे पास r, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर आता हुआ। तो थोड़े से टाइम के लिए एक स्ट्रेट है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, फिर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के लिए यहाँ पर ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ऐसे बनेगा बाहर आता हुआ, है ना, ये ऐसे बाहर आता हुआ ऐसे, ठीक है। अब ऐसे बाहर आता हुआ,
तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये किस तरीके से, इस तरीके से मान सकते हैं कि किसी रस्सी में बहुत सारी चूड़ियों को बांध दिया, इस तरीके से बंधी भी है नहीं ये, इस तरीके से एक थ्रेड लिया धागा, उसमें बहुत सारे एक सर्कुलर रिंग को ऐसे बांध के लटका दिया, ये वाली शेप आ गई। बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, बाहर आती हुई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, बाहर आती हुई। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया हमारे पास वो ये आया एक फुल सर्कुलर कॉइल के लिए। अगर ये सर्कुलर कॉइल को हाफ कर लिया जाए, अगर ये सर्कुलर कॉइल हमारी ऐसी हो जाए, ऐसी, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो तब मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 8.0 कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा, यानी कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर इसमें से भी और आधा हो जाए, मतलब क्या है, ये जो रिंग था ये पूरा, इसमें से भी अगर आधा हो जाए, ये वाला पार्ट, अगर हम सिर्फ एक पार्ट लें, इसमें से भी आधा मानिए, इसको अगर इससे भी आधा 1/4 पार्ट हो जाए, फॉर 1/4 पार्ट के लिए, तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1/4 पार्ट कर रहे हो ना इस पूरे रिंग का, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको लिखेंगे आप B एट सेंटर यानी कि 8.0 म्यू नॉट आई अपॉन 8r लिखा जा सकता है। ठीक है, कितने भी एंगल पे पूछा जा सकता है। तो अगर किसी एंगल पे पूछ रहा है, एट एनी एंगल, एट एनी एंगल सबटेंडेड है ना, अगर किसी एंगल पे पूछ ले कि कितना होगा, जैसे कि एक आर्क बना ली, इसकी रेडियस ये एंगल थीटा, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, अगर इस केसेस में पूछ लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कितने डिग्री, कितने एंगल पे, थीटा पे, कितने डिग्री, 360 से कितने एंगल पे बात कर रहा है, थीटा डिग्री पर। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अब एनसीईआरटी के शुरू के 2-3 क्वेश्चन इसी पर है, जो सेंटर पे मैग्नेटिक पूछ रहा है।